हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस भौतिक विज्ञान चैनल में, जहां हम आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो भी हमारी ये सारी वीडियो होंगी सब हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर टॉपिक को एकदम वेरी डीप में डिस्कस करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके कंसर्न है, आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, आप कमेंट में लिख सकते हैं और ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी क्वेश्चन हो, किताब का हो, किताब का नहीं हो, आपके दिमाग की क्यूरियोसिटी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो ये टॉपिक हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या है, चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज मतलब आवेश। मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे, आधुनिक मत क्या है इसका, आज लोग चार्ज को कैसे देखते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे चार्ज बना होता है, ठीक है। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बताएं कितना होता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे अगर दो चार्ज को जोड़ा जाए तो कितना चार्ज आएगा, क्या चार्ज को हम अपने आप बना सकते हैं या कोई नया चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं तो क्या सिस्टम में नया चार्ज कहीं से आएगा, क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। फिर होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम इतना फोकस नहीं करते कि क्या होगा, लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे समझोगे तो अच्छी खोजती है। सिर्फ क्वांटाइजेशन के ऊपर मिली कैन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिल गया था। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे क्वार्क थ्योरी। क्वार्क थ्योरी क्या कहती है कि अभी यहाँ हम बोले कि एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब होता है कि ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप। डिवाइड मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है तो इससे छोटा चार्ज नहीं होगा हमारे पास। प्रोटॉन सबसे छोटा है, लेकिन क्वार्क थ्योरी ये कहती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये सबसे छोटे नहीं होते, इनको भी ब्रेक डाउन किया जाता है और ये भी और दूसरे पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम क्वार्क, ये डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का और मीनिंग लिख देते हैं हम चार्ज, या इसको बोलते हैं हिंदी में आवेश। और रेस्ट का मतलब होता है स्थिर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बुक में डेफिनेशन देखोगे तो मिल जाएगी, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो लिख देते हैं इसको, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, या आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी 12th का स्टूडेंट इस डेफिनेशन को बोलेगा तो ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट का मतलब एक्यूरेट एकदम बोलोगे तो नहीं है। तो वो क्या होगी, देखो यहाँ लिखा है हमने स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की स्टडी करेंगे। तो स्टडी में क्या क्या करेंगे आवेश की, तो देखो चार्ज, बहुत सारे चार्ज हैं हमारे पास, ये सब आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम। चार्जेज होंगे बहुत सारे, तो ये चार्जेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे बल लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फोर्स होते हैं इनके, फोर्सेस। और इन आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इनके फील्ड्स भी होते हैं, क्षेत्र। और एक होता है पोटेंशियल या विभव। तो मेनली जो स्टडी करेंगे हम वो होगी तीन चीज़ की, फोर्सेस की होगी, फील्ड्स की होगी, पोटेंशियल की होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन देने के लिए हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल जनरेटेड बाय ए रेस्ट चार्ज। यहाँ पर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल
जनरेटेड बाई रेस्ट चार्जेस। तो ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन में आके जब बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकते हैं किसी स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न किए गए बल, क्षेत्र तथा विभव का अध्ययन ही वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई। अब चलते हैं अपने आगे टॉपिक। आवेश क्या होता है? तो आवेश क्या होता है, जैसे द्रव्यमान होता है हर एक मैटर में, ऐसे ही आवेश क्या होता है, ये भी पदार्थ का मूल कण होता है। मूल मतलब इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और यहाँ कण की इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, अब देखो आवेश का जो सिंबल होता है दिखाने का, वो होता है कैपिटल क्यू, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसको सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आवेश होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। आवेश को लिखते किससे हैं? चार्ज को क्यू से। इकाई इसकी कूलम होती है, उसको सी से लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है अदिश राशि होती है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे चार्ज का मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू मतलब होता है आधुनिक मत। तो अभी पढ़ लिया हमने। अब जो भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था कि एक परमाणु होता है, परमाणु के बाहर, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उसको। उसके बाद पढ़ेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल और इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से ये इतना ही समझना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं चार्ज का मॉडर्न व्यू। या इसको बोल सकते हैं हम आधुनिक मत। ये कुछ नहीं, ये है कि अभी लोग चार्ज को कैसे देखते हैं। आधुनिक मत का होता है वर्तमान में, क्योंकि हिस्ट्री में जाओगे तो कुछ नहीं पता था। पहले के दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो चार्ज आ जाता है, एक पे प्लस आता है, एक पे नेगेटिव आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो आधुनिक मत ये कहता है हमारा कि एक एटम होता है, इसको परमाणु बोलते हैं। इसके अंदर होता है नाभिक, न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो भी जो एम्प्टी स्पेस होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने बोर का मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, गति कर रहे होते हैं। लेकिन आप और आधुनिक मॉडल में आओगे तो एक होता है क्लाउड मॉडल। क्लाउड मॉडल क्या कहता है, या इसको बादल मॉडल भी बोल सकते हो। क्लाउड मॉडल ये कहता है हमारा कि ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर नहीं लगाते, घूमते नहीं हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ बादल बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। क्लाउड, जहाँ तुम्हें क्लाउड बड़ा दिख रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ क्लाउड कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, ये तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है इस चीज़ों को, बस हमें इतना समझना है अभी। बस इतना समझना है हमें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर सरफेस में होते हैं। अब देखो, अगर मैं इस वस्तु को चाहे किसी से रगड़ूँ, चाहे इसमें से कुछ पार्टिकल निकालने की कोशिश करूँ, तो देखो ये जो बाहर का स्पेस है इसमें सारे में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको रगड़ूंगा या इसको एनर्जी दूंगा तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास जाने का मतलब है कि एक और एटम मान लो,
तो एक एटम नहीं रगड़ सकते। बेसिकली क्या है, कोई एक मेटल ले लिया, उसमें भी बहुत सारे एटम होते हैं ना, बहुत सारे एटम होते हैं हर एक उसमें। अब ये एटम कैसे भी हो सकते हैं, इनकी बाइंडिंग ऐसे हो सकती है। ये आपने जब आप 11th केमिस्ट्री पढ़ोगे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो उसमें बताते हैं कि एटम के जो भी एटम होते हैं कैसे होते हैं, बॉडी सेंटर होते हैं, फेस सेंटर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ सब उसमें पढ़ेंगे हम, अभी काम का नहीं। अभी बस यहाँ से ये समझो, इसका भी नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। जब इसको दोनों को आपस में रगड़ोगे तो क्या हो सकता है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर एक एटम में एक फिक्स ऊर्जा, फिक्स एनर्जी से बंधे हुए होते हैं। जब इनको रगड़ोगे एक दूसरे को, जब दो वस्तु को रगड़ोगे तो हमारी, इसको एनर्जी दे रहा है, कौन सा दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी हीट एनर्जी में, तो बेसिकली हम दोनों इलेक्ट्रॉन को हीट दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधन ऊर्जा वो समान हो, एक की कम होगी एक की ज़्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम होगी, माना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यही रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनको बहुत एनर्जी चाहिए। अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एक्सरे वगैरह पढ़ेंगे तब जाके। लेकिन अभी जितना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म ये कुछ पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ इतना समझना है हमें कि जो भी किसी वस्तु को जब भी हम चार्ज देंगे, आवेशित करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो चाहे वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। चलो इतना ही समझते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इनका क्या क्या आवेश होता है ये हम लिख लेते हैं। देखो चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो खोज हुई है वो अभी हुई है 1897 या 18 के बाद हुई है, और ये चार्ज प्लस माइनस हमें पता चल गए थे 1747 के अप्रॉक्स। डेट पर ध्यान नहीं देना, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज से पहले पता पड़ गया था हमें कि चार्ज प्लस होता है माइनस होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता पड़ा कि प्लस माइनस ही होगा। कोई चीज़ अगर दो प्रकार की है तो कुछ भी हो सकती है ना, दो प्रकार की, मान लो लाल हरी हो सकती है, अप डाउन हो सकती है, मोटी पतली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस से क्यों रख दिया, तो ये दिया तो फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस माइनस। वो इसने क्या, तो जो चार्ज होते हैं अपने वो दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। ये किसने दिए थे, फ्रैंकलिन ने। अब देखो फ्रैंकलिन ने जो दिए थे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज से पहले दे दिए थे। इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि फ्रैंकलिन को कैसे पता था कि चार्ज दो ही होते हैं, प्लस और माइनस, तो उनको नहीं पता था, उसने सिर्फ आइडिया लगाया था। आइडिया कैसे लगाया था, उसने आइडिया लगाया था जब दो चीज़ों को रगड़ो तो दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, आवेशित हो जाती है। दोनों को जब इकट्ठा कर दो, दोनों बॉडी कंडक्टिंग है, दोनों को इकट्ठा कर दो तो चार्ज खत्म। तो उसने सिर्फ ये आइडिया लगाया कि कोई दो चीज़ हैं अलग अलग, जब उनको इकट्ठा करो तो खत्म होने का मतलब वो यही होता है कि दो अगर राशि एक प्लस हो एक नेगेटिव हो तो उनका बीजगणितीय जोड़ होता है वो शून्य हो जाता है। तो इस बेसिस पे उसने आइडिया लगाया था, और लेकिन उसका सही था आइडिया, चार्ज सिर्फ दो ही होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, अब इसमें होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन होते हैं इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रॉन होता है, इस पर होता है 0 कूलम चार्ज,
इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव सेम इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो रहा आवेश, चार्ज कितना कितना होता है। अगर इन पर मास देखें कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें याद नहीं करना हमें कुछ भी, सिर्फ इतना एक याद रखना है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। बाकी जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये सारी वैल्यू दी गई होंगी, लेकिन इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम होता है, अगर यहीं से देख सकते हो। चलो तो इसको लिख लेना, और याद करने के लिए सिर्फ हमें एक ही याद करना है, वो याद करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो इनको कैसे जोड़ोगे। अब देखो, हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उनको बीजगणितीय जोड़ से कर देते हैं, तो पता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे तुम्हारे पास एक सिस्टम है, ये कैसे मान सकते हो सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि जहाँ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमारे पास चार्ज है, मान लो 3 म्यू कूलम कहीं है। अब ये चार्ज वास्तव में होते हैं नहीं होते, ठीक है, तो ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मान लो, ठीक है, ये 4 म्यू कूलम है, 6 म्यू कूलम है, -2 म्यू कूलम है। ठीक, तो हम पूछे इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज है। तो जब इस सिस्टम का चार्ज निकालोगे आप तो क्या करोगे, सिंपल इनको जोड़ दोगे। जैसे -3 + 6 -2 + 4 म्यू कूलम। अब इनको ऐड करोगे तो माइनस के कितने हो गए 5, प्लस के कितने हो गए 10 म्यू कूलम, और जो बचा हमारा 5 म्यू कूलम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी चार्ज की बस इतनी होती है कि किसी भी सिस्टम में अगर हमें कहीं भी कुल आवेश या नेट चार्ज निकालना हो तो उनका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय जोड़ निकाल देंगे। वो हमारा क्या निकल आएगा, नेट चार्ज किसी सिस्टम पर। इस चीज़ को बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। नेट चार्ज on a system is algebraic sum of all individual charges। हिंदी में बोलोगे तो बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम को निकाय बोलते हैं, किसी भी निकाय पर कुल आवेश उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं इसको संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी चार्जेस, हमने बताया 2 वस्तु रगड़े, तो जब भी रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो इसका इस पे हो जाएगा या इसका इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन हम कहीं से नया लेके आए? नहीं, नया इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कहीं से नहीं आया।
इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, इसका तो चार्ज क्या होता है हमेशा स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, इस बॉडी का इस पे आ जाएगा, उस बॉडी का इस पे आ जाएगा, तो कहीं बाहर सिस्टम नहीं आएगा। तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है कि इस पर 5 इलेक्ट्रॉन, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन रगड़ने के बाद एक पे 7 हो गए और एक पे दूसरी पे 8 हो गए, नहीं, एक पे अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि दूसरी पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो कंजर्वेशन का सिर्फ इतना समझना है हमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि जो पूरे सिस्टम का चार्ज होता है वो हमेशा समान रहेगा। देखो जैसे को बोल सकते हैं नेट चार्ज या कुल आवेश बोलते हैं। नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये डेफिनेशन दे सकते हैं। और डेफिनेशन देनी है तुम्हें तो ये बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको समझने के लिए समझ लो कि जो एक सिस्टम है ये, इसमें मान लो 3 बॉडी हैं, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 5 प्रोटॉन है, एक और बॉडी है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 4 प्रोटॉन है, एक और बॉडी है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अब चलो अगर इसका हम निकालेंगे नेट चार्ज, तो अभी जोड़ नहीं रहे, अभी अलग अलग इसमें रहेंगे। देखो 5 4 9 6 15 इलेक्ट्रॉन हो गए इस पर और 15 प्रोटॉन हो गए। नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा तुम्हारा। अब मान लो आप ये दोनों को पकड़ के बॉक्स को हिलाया जाए, हिलाओगे तो क्या होगा, आपस में घर्षण होगा, घर्षण होने से क्या होगा, चाहे दोनों चले जाएंगे। कुछ भी मान लो, चलो प्यारी बॉडी मान ले 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 प्रोटॉन, दूसरी वाली पे भी 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, और इस वाले भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब आप इस पर निकालोगे नेट चार्ज तो 4 और 3 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 15 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो नेट चार्ज हमेशा कितना होगा, 0। इस चीज़ को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इज, ऐसे लिखो इसको, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज अ बॉडी। ठीक, इसका मतलब है कि किसी अगर बॉडी है, किसी वस्तु पे अगर आवेश है तो उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पर क्या है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। चलो अब लास्ट इसका टॉपिक है, बड़ा अच्छा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफ़ी अच्छा है। अब देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, जब तक क्वांटाइजेशन हमको नहीं पता तब तक हम मानते थे कि चार्ज क्या है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जैसे आग का फ्लेम है, आग जल रही है तुम्हारी, तो आग में आप ऐसे नहीं कह सकते कि आग जो जल रही है वो छोटे टुकड़ों में जलती है। ऐसा नहीं होता, पूरी एक जैसी होती है, जैसे लिक्विड द्रव्य होता है अपना, उस तरह से मानते थे पहले आवेश को कि जब 2 वस्तु रगड़ी तो इसका द्रव्य कुछ इस पर आ गया, कुछ इस पर आ गया।
लेकिन फिर क्या हुआ, मिलीकेन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकेन ने देखा, जब भी स्टडी कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने देखा कि जो आवेश होता है ना वो कंटिन्यूस नहीं होता, ये छोटे 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 टुकड़ों में होता है। ये उन्होंने देखा ये मान लो अगर आवेश है ऐसे, इतना आवेश किसी बॉडी पे आया, तो जब इन्होंने इसको देखा, इन्होंने देखा कि यार ये आवेश ऐसे नहीं है एकदम, इसमें छोटे 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 ऐसे टुकड़े हैं ये। तो इन्होंने बस यही बोला कि अब ये जो एक छोटा टुकड़ा है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो फिर उन्होंने क्या निकाला, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की खोज की थी ना, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इन्होंने की थी, मिलीकेन ने। इन्होंने बताया था कि इतना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बस इसी खोज करने के लिए मिलीकेन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में करीब। तो काफ़ी अच्छी खोज थी। अभी तक पता था हमें कि ये कंटिन्यूस है, और अब मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ सारी टुकड़ों में होती है। पढ़ते हैं फिर क्वांटाइजेशन क्या होता है। यदि आप चाहते हैं कि मिलीकेन ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ठीक है, तो अगर बताना तो होगा तो अगली वीडियो में पूरा मिलीकेन का एक्सपेरिमेंट समझा देंगे, इसने कैसे निकाला, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर या कोई भी नेट चार्ज हो, वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। क्योंकि जब देखो अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तभी आवेश आता है। इस बॉडी पे अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 10 हुए होंगे, 15। इलेक्ट्रॉन का ये है कि ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होते। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है, आप सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को काट दो, आधा आधा काट लिया आपने, तो इस पर चार्ज E/2, इस पर चार्ज E/, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, स्टेबल ही नहीं होते। काट दोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। नष्ट का मतलब है कि वो चीज़ स्टेबल नहीं होती, कहीं ना कहीं ऐड हो जाए। बेसिकली काट भी नहीं सकते आप इसको। तो जो फ्री और स्टेबल चार्ज होता है मिनिमम फ्री और स्टेबल चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। इससे छोटा चार्ज होता है वो स्टेबल ही नहीं होता। इसका मतलब है जब भी किसी बॉडी पर ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। या ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने भी जा सकते हैं ना, चाहे 1 जा सकता है, चाहे 10,000 जा सकते हैं, चाहे 20,000 जा सकते हैं। इसका मतलब इस बॉडी पे अगर आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन है, हम बोले कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे मान लो 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, या आप बोलोगे 30 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये तो चेंज होगा नहीं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये वाला नंबर चेंज होगा। आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन है या 10,000 इलेक्ट्रॉन है या 20,000 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चेंज होगा। ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन गए नंबर। तो ये मान लेते हैं, मान लो n गए बॉडी में, ये हमारे पास पहले से है, इसको बोल सकते हैं n। देखिए नीचे नहीं आ रहा हो तो ये तो ई तो हमारा सेम रहेगा। अभी चेंज क्या होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा, कितने गए 50, 10, 30 पे, तो इसको बोल सकते हैं एक नंबर। तो इसका मतलब है किसी भी बॉडी, अगर ये वाली बॉडी है, इस पर अगर तुम्हें आवेश निकालना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं, और जितने तो इलेक्ट्रॉन ये कितने गए वो n, तो इसको बोलते हैं Q = Na। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, अच्छी डेफिनेशन चाहो तो। इसको बोल सकते हैं ऑल चार्जेस in the universe are integral multiple of a basic charge। ठीक है, बेसिक चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल चार्जेस इन द यूनिवर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज है क्यू, ये क्या होगा, मल्टीपल होगा हमारे
क्यू बराबर एन ई। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। अच्छा, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। क्या इससे छोटा चार्ज भी पॉसिबल है? हमारे सिलेबस में इतना ही है। क्वार्क थ्योरी के एनसीईआरटी में बस एक लाइन दे रखे, लेकिन हम क्वार्क थ्योरी को थोड़ा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो इसको करते हैं क्लोज। अब पढ़ते हैं तुम्हारी क्वार्क थ्योरी। तो क्वार्क थ्योरी से पहले अभी हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अभी तक तो हम ये मानते थे कि जो सबसे छोटा चार्ज जो है वो जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन है। ये पॉसिबल है, अभी भी सही है ये, क्योंकि फ्री सबसे जो मिनिमम फ्री और स्टेबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। लेकिन क्वार्क थ्योरी क्या कहता है? क्वार्क थ्योरी कहता है कि जब न्यूक्लियस को देखा गया, न्यूक्लियस को देखा तो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्वार्क थ्योरी ये कहती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ये भी किसी और चीज़ से मिलके बने होते हैं। अब किससे मिलके बने होते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं क्वार्क। तो होता है कि जो, तो अभी जो क्वार्क कितने तरह के होते हैं? क्वार्क तो 12-13 तरह के होते हैं अप्रॉक्स। एक होता है टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, बॉटम क्वार्क होते हैं, स्ट्रेंच क्वार्क होते हैं, चार्म क्वार्क होते हैं, और इन सब के फिर एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। लेकिन हमें जो मेन फोकस करना है वो दो पे करना है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है तो क्वेश्चन आ भी सकता है। तो हमें बस पढ़ना है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रोटॉन बना होता है, कैसे न्यूट्रॉन बना होता है। तो अब अगर हम देखें प्रोटॉन, चलो प्रोटॉन हम बोलते हैं कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 2 अप क्वार्क होते हैं इसमें और 1 डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अब देखो, अगर प्रोटॉन का नेट आवेश निकालोगे आप, अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, 2/3 +2/3 और -1/3 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐड करोगे 4/3 -1/3, इसको जोड़ोगे 3/3 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आ गया चार्ज। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये सिर्फ इन्हीं 3 क्वार्क से दो क्वार्क से मिलकर बना होता है, अप या डाउन क्वार्क, या जो 12 क्वार्क होता है तो इसमें से और क्वार्क भी होते हैं? तो बहुत सारे क्वार्क होते हैं इसमें, लेकिन बस इतना समझ लो कि जो प्रोटॉन का 99% जो मास आता है वो सिर्फ किससे आता है, इन्हीं से, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। आवेश पूरा इन्हीं से आता है, नेट आवेश। क्या एंटी क्वार्क जो होते हैं उन पर आवेश नहीं होता? देखो, अब जो 1% बचा, इसमें होते हैं अदर क्वार्क। अब ये होते हैं सारे एंटी क्वार्क। एंटी क्वार्क का मतलब होता है कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो वो आवेश आपस में कैंसिल होता रहेगा। मास होता है हल्का, वो कितना होता है, सिर्फ 1% कवर करता है। ऐसे लिखते हैं हम किसको, न्यूट्रॉन को लिखते हैं। तो अभी इस चीज़ को लिख देते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो मिलके बना होता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ऐसे ही अगर चेक करेंगे न्यूट्रॉन,
बताओ, देखो न्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास वो होता है, अगर एक अप क्वार्क है हमारे पास, ठीक है, तो इसका आवेश कितना है +2/3। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है 0, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 डाउन क्वार्क चाहिए हमारे पास। तो क्या हो चाहिए, ये बनता है अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क। इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा ये आप लोग बताओगे, ठीक है, आप लोग सर्च करो और फिर इसको बताना कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। इसमें कोई दिक्कत हो, अभी हमें एनसीईआरटी में सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में थोड़ा दिया हुआ है तो हमें समझना है। बाकी अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ाया जाए तो हम अलग से वीडियो बना सकते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, उससे बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पता सबको होगा लेकिन नाम थोड़ा हो सकता है सब लोगों को नहीं पता हो। वैद्युत स्थितिकी का आधारभूत नियम या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बेसिकली ये होता है कि जो आवेश होते हैं एक जैसे आवेश, समान चार्ज वाले आवेश, या इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो ये होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पता सबको होगा डेफिनेशन। नाम इसका होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको कूलाम का फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। ये कूलाम ने दिया था, या तो इसको कूलाम फर्स्ट लॉ बोल दो और या इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। छोटा टॉपिक है, जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। चार्ज एंड मास, तो यहाँ लिख लो चार्ज, यहाँ लिख लेते हैं मास। देखो चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है, और ये हमने पढ़ लिया 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मास हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। चार्ज होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन। मासेस में क्या लगता है ग्रेविटेशन, वो हमेशा क्या होता है अट्रैक्शन। चलो अगला पॉइंट होता है कि ये मेरी मास है, ठीक है। मास पे जब भी इसी बॉडी को स्पीड दें, चाल दें, तो मास पे इसका फर्क पड़ता है। तो मास जो होता है वो स्पीड के हिसाब से चेंज होता है। तो मास डिपेंड ऑन स्पीड। कितना चेंज होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, जैसे ये निकाले नया मास, और ये कोई m0 मास की बॉडी है, अगर ये b वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका जो मास निकालते हैं वो होता है 1 - v²/c²। पढ़ा हुआ है आपने। चलो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए कि इसका प्रूफ अगर पूछूं मैं कैसे निकलता है तो बताओ, ठीक है। आप कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं तो करके बताना। चार्ज पे क्या होता है, स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। और डिफरेंस बताओ। और देखो, और ये होता है कि किसी बॉडी का नेट चार्ज 0 हो सकता है लेकिन नेट मास 0 नहीं होगा। नेट मास अगर 0 हुआ तो बॉडी खत्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर है या कोई भी वस्तु बिना चार्ज के तो रह सकती है लेकिन बिना मास के नहीं रह सकती। तो यहाँ लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट लिव विदाउट मास, और मास कैन लिव विदाउट चार्ज। या चार्ज बात करें इसका मतलब नेट चार्ज, ओके। तो यहाँ कहते हैं मास कैन लिव विदाउट चार्ज, ठीक है।
ए से बी से डिफरेंस है। और जो भी इसके नोट्स होंगे हम जल्दी इसमें इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसलिए डेफिनेशन पर इतना फोकस नहीं किया है। चलो पहली वीडियो है, इसमें आपको जो भी चीज़ें लगती हैं नई समझ में आई, जो भी चीज़ हमने स्पीड से पढ़ाई या किसी भी और चीज़ पे आप चाहते हो कि हम थोड़ा और क्लियरिटी से वीडियो बनाएं, तो हम उसको बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए फिजिक्स।